नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों, हिमाचल प्रदेश को प्राप्त अभूतपूर्व केंद्रीय सहयोग और प्रदेश सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और विकास विरोधी कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 4 सीटें भाजपा की झोली में डालकर हिमाचल की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विकास, राष्ट्रीय हित और जनकल्याण की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ है और ये केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता का स्पष्ट जनमत संग्रह है। उन्होंने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विकास यात्रा पर जनता के विश्वास और कांग्रेस सरकार की विफलताओं के प्रति जनता के बढ़ते असंतोष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन आज प्रदेश में प्रशासनिक अव्यवस्था, निर्णयहीनता और नीतिगत अराजकता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जहां मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहे हो। उन्होंने कहा कि ये स्थिति स्वयं बताती है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल के प्रशासन को कितनी गंभीरता से ले रही है। नड्डा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख्यमंत्री पद भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में संचालित हो रहा है और प्रदेश की वास्तविक भागदौड़ शिमला के बजाय दिल्ली से रिमोट कंट्रोल की ओर से चलाई जा रही है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से सहायता नहीं मिलने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिमाचल प्रदेश विशेष महत्व रखता है और केंद्र के पास विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। नड्डा ने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर ऋण का बोझ 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। शासन प्रशासन में समन्वय का अभाव है और विकास परियोजनाएं अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता घोषणाएं नहीं, परिणाम चाहती है। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2022 को ही बल्क ड्रग पार्क परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सुस्त कार्यशैली और प्रक्रियागत लापरवाही के कारण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में लगभग 3 वर्ष लग गए और ये मंजूरी 25 सितंबर 2025 को जाकर मिली। उन्होंने कहा कि ये केवल एक परियोजना में हुई देरी नहीं बल्कि विकास के प्रति कांग्रेस सरकार की उदासीनता और अवसरों को गंवाने की प्रवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण है। नड्डा ने कहा कि 100 करोड़ लागत वाले मेडिकल डिवाइस पार्क को 10 फरवरी 2022 की स्वीकृति मिली थी, लेकिन प्रदेश सरकार अक्टूबर 2024 में स्वयं इस परियोजना से पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 30 करोड़ की पहली किश्त भी इस परियोजना के तहत वापस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये फैसला हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसी के साथ वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य जेपी नड्डा के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। जब पत्रकारों द्वारा जेपी नड्डा से ओपीएस से जुड़े सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में जेपी नड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो दिल्ली में रहकर अपनी जिम्मेवारियां निभाएंगे, जबकि प्रदेश के राजनीतिक मामलों को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ही संभालेंगे। वहीं जब उनसे भविष्य में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हिमाचली हूं लेकिन दिल्ली से ही काम करूंगा और यहां ये संभालेंगे। यानी कि इस दौरान उन्होंने अपने पास बैठे जयराम ठाकुर और भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल की ओर इशारा किया। नड्डा के इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। भाजपा के भीतर इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व को लेकर अपना रुख लगभग स्पष्ट कर दिया है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़े जाने की संभावना मजबूत जो है वो हो गई है। फिलहाल उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर प्रदेश
प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों रोहित ठाकुर और राजेश धर्माणी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नड्डा का 2 दिवसीय दौरा प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने की बजाय केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को नड्डा के दौरे से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हिमाचल की गंभीर वित्तीय परिस्थितियों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरटीजी बंद किए जाने से हिमाचल को हर वर्ष भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसके अलावा राज्य की ऋण सीमा पर भी अंकुश लगाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता अब तक लंबित पड़ी हुई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि बड़े नेताओं के दौरे से प्रदेश को उम्मीद होती है कि वे आर्थिक संकट से उभारने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन नड्डा ऐसा कोई संदेश नहीं दे पाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे दिल्ली दूर है वैसे ही नड्डा जी के लिए शिमला भी दूर है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्रीय मंत्री हिमाचल के दौरे के दौरान प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे। उन्होंने कहा कि आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थानों की सौगातें उसी दौर में मिली थी और इसके विपरीत नड्डा के वर्तमान दौरे में प्रदेश के हितों से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हुई। धर्माणी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नड्डा राजस्व घाटा अनुदान की बहाली, बीबीएमबी के बकाया भुगतान और शानन पावर प्रोजेक्ट जैसे मामलों को केंद्र के समक्ष मजबूती से उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री का दामन पूरी तरह साफ है और अटैची जैसे शब्दों का प्रयोग करना गलत है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अटैची की राजनीति का चलन भाजपा ने ही शुरू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते देख भाजपा झूठ का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने अगली खबर की बात करें तो बल्क ड्रग प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने 20 MVA बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए 28 करोड़ 50,54,028 रुपए की प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में उद्योग निदेशालय की ओर से स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क की दूसरी उच्च स्तरीय समिति की 28 जून 2023 को हुई बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर यह मंजूरी दी गई है। ये राशि पार्क परिसर के भीतर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्लान के तहत 20 MVA क्षमता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खर्च की जाएगी। इस कार्य को निष्पादित करने की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंपी गई है। आदेश के मुताबिक कुल 28.50 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रारंभिक चरण में 14 करोड़ 25,27,014 रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खाते से सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल दुल्हेड़ जिला ऊना के खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यक्रमों में हुए फेरबदल के चलते अब शपथ समारोह 15 की बजाय 18 जून को होने की संभावना है। प्रदेश के अन्य सभी जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों का शपथ ग्रहण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 जून को ही संपन्न होगा, जबकि कांगड़ा के लिए एक अलग और बड़ा आयोजन 18 जून को किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कांगड़ा जिले का ये महाशपथ ग्रहण समारोह प्रसिद्ध दाड़ी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री का कांगड़ा दौरा 15 जून को प्रस्तावित था, लेकिन उनके शेड्यूल में बदलाव के कारण अब ये 18 जून को इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और इसके अलावा अपने इस कांगड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिले के कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। उधर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा का कहना है कि सीएम के कांगड़ा प्रवास में कुछ फेरबदल हो रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक शेड्यूल जारी होना बाकी है। शपथ ग्रहण के साथ ही नई पंचायतों का कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों को इस वर्ष राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई पुरस्कार नीति के तहत शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कुल 7 शिक्षकों और प्राचार्यों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर हरीश
रमेश कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 5 पुरस्कार सरकारी महाविद्यालयों के सहायक आचार्य और सह आचार्य फैकल्टी वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2 पुरस्कार प्राचार्य वर्ग के लिए दिए जाएंगे। फैकल्टी वर्ग में आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा। वहीं प्राचार्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 1 वर्ष का नियमित प्राचार्य अनुभव जरूरी रखा गया है और इसके अलावा पिछले 3 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर में गुड या उससे बेहतर ग्रेड होना भी आवश्यक होगा। अगली खबर की बात करें तो आज सरकारी छुट्टी होने के बावजूद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिक्षा निदेशालय पहुंचे। यहां हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान के नेतृत्व में इस प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री के समक्ष 39 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। बैठक में शिक्षकों को जनगणना सहित गैर शैक्षणिक कार्यों से राहत देने, विद्यालय समय के दौरान किसी भी प्रकार की जनगणना ड्यूटी न लगाने, स्थानांतरण नीति में 30 किलोमीटर की दूरी सीमा को घटाकर 15 किलोमीटर करने, सीबीएसई विद्यालयों में शिक्षकों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर सुनिश्चित करने और एसीपी लाभ बहाल करने, लंबित वेतन एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान करने और विभिन्न श्रेणियों की लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र पूरा करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। संघ ने स्थानांतरणों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग भी की और इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या, स्कूल युक्तिकरण के प्रभाव, सीबीएसई पैटर्न लागू होने के बाद सामने आई चुनौतियों, टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नतियों में तेजी लाने, एमफिल और पीएचडी धारक शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन देने, कॉलेज कैडर में स्कूल कैडर से 25% पदोन्नति सुनिश्चित करने और विद्यालयों में आवश्यक शिक्षकीय पद भरने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान बैठक के बाद शिक्षक संघ के जो प्रदेश राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षक पहले से ही कई प्रशासनिक दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे में जनगणना जैसे व्यापक कार्यों का अतिरिक्त बोझ छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को उनके मूल शैक्षणिक दायित्वों पर केंद्रित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संघ द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर जो है वो पॉजिटिव दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संघ के प्रतिनिधियों की संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के भी आदेश दिए। इस बैठक में मांग पत्र के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श कर आवश्यक फैसला लेने का भी जो आश्वासन है वो शिक्षकों को दिया गया। अगली खबर की बात करें तो सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों से जुड़े मामले को लेकर सरकार द्वारा गठित सब कमेटी के समक्ष एचपी सीबीएसई टीचर्स एसोसिएशन ने मेरिट आधारित नियुक्तियों की जोरदार पैरवी की है। आज शिमला में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष खजान सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी से भेंट कर सीबीएसई सब कैडर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके समक्ष रखे। प्रदेश अध्यक्ष खजान सिंह ने मांग उठाई कि प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की प्रतिनियुक्ति पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाए ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है, इसलिए चयनित प्रधानाचार्यों के प्रतिनियुक्ति आदेश बिना किसी देरी के तत्काल जारी किए जाने जो है वो चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से आग्रह किया कि सीबीएसई सब कैडर के गठन के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके और शिक्षकों में व्यापक अनिश्चितता भी समाप्त हो सके। खजान सिंह ने बताया कि संगठन जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा और इसके अलावा शिक्षा सचिव के 22 जून को पुनः कार्यभार संभालने के बाद उनसे भी भेंट कर लंबित मांगों पर चर्चा की जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगों पर आश्वासन दिया है और कहा है कि सहानुभूति विचार जो है वो उनकी तमाम मांगों पर किया जाएगा। सीबीएसई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सीबीएसई टीचर्स जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति दी जाए और आज भी सोशल मीडिया के जरिए कई सीबीएसई शिक्षकों ने सरकार से ये आग्रह किया है कि जब उन्होंने एग्जाम दिया है और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो मेरिट सूची में आ गए हैं तो उन्हें नियुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहले से लगे सरकारी टीचर्स ने ये सोचा था कि अब वो मेरिट पर आएंगे तो इस बिहाफ पे जो है वो उन्हें पसंदीदा स्टेशन मिलेगा, लेकिन जिस तरीके
तरीके से इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। बहुत सारे टीचर अपने नजदीक स्टेशन में जाना चाहते हैं मेरिट के आधार पर, उन्हें अब निराशा भी होने लगी है और यही वजह है कि अब जो शिक्षक सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त होने के लिए मेरिट सूची में शामिल है, उन सभी शिक्षकों ने सरकार से मांग की है और सोशल मीडिया के जरिए भी हम देख रहे हैं कि तमाम सीबीएसई शिक्षक अब सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति है वो उसे रोका ना जाए। खासतौर पर राजनीतिक तौर पर जो दबाव शिक्षक डाल रहे हैं, उन शिक्षकों की ना सुनकर बल्कि उन्हें मेरिट के आधार पर जो है वो जल्द नियुक्त किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे आगे निकलती है और क्या सीबीएसई स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं जो मेरिट में आए हैं उनको नियुक्ति मिलती है या फिर नहीं। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार द्वारा बसों की परमिट और रजिस्ट्रेशन फीस में की गई बढ़ोतरी का निजी बस ऑपरेटरों ने कड़ा विरोध किया है। निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से इस फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी परिवहन क्षेत्र पर यह अतिरिक्त बोझ असहनीय है। प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डीजल की कीमतों में करीब 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जिससे निजी बस ऑपरेटरों पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स, बीमा टैक्स और अन्य परिचालन खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण निजी परिवहन उद्योग पहले ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटर लंबे समय से सरकार से विशेष रोड टैक्स में छूट, टोकन टैक्स में राहत, डीजल पर सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर पहल नहीं की तो प्रदेश भर के निजी बस ऑपरेटर अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में बिजली सब्सिडी सीमित होने के बाद उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा है। बिजली बिल में 50 से 200 रुपए तक फ्यूल चार्ज जोड़कर राशि वसूली जा रही है। इससे उपभोक्ताओं के मासिक बिल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में पहले ही बिजली पर प्रति यूनिट 10 पैसे मिल्क सेस, 2 पैसे पर्यावरण उपकर और अन्य शुल्क लिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने की लागत भी उपभोक्ताओं से किस्तों में वसूली जा रही है और इससे बिजली उपभोक्ताओं पर कुल भार लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली सब्सिडी भी अब 2 मीटरों पर ही सीमित रह गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जिन घरों के बिजली बिल सामान्य तौर पर 500 से 600 रुपए आते थे, उनकी इस बार राशि बढ़ गई है। बिजली बोर्ड का तर्क है कि बिल में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बिजली खपत बढ़ने के कारण हो रही है और शुल्क नियामकीय प्राविधानों के तहत वसूले जा रहे हैं। वर्तमान में वर्ष 2024 में स्वीकृत परिधानों के तहत करीब 34 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल चार्ज लिया जा रहा है और सरकार ने करीब 4 रुपए प्रति यूनिट तक फ्यूल चार्ज लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे मंजूरी के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है। यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में अब ड्रोन से घर घर डाक पहुंचेगी। इस दिशा में भारतीय डाक विभाग ने मंडी में सफल ट्रायल किया। पायलट आधार पर यह ट्रायल मंडी प्रधान डाकघर से रेहड़दार शाखा तक किया गया। मंडी पोस्टल डिपार्टमेंट के अनुसार ये ट्रायल करीब 12 किलोमीटर लंबे और दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर किया गया। ड्रोन से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 9 से 10 मिनट का वक्त लगा और इस रास्ते पर पैदल डाक पहुंचानी हो तो पूरा दिन लग जाता है और ये हिमाचल जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी रास्तों में घर घर डाक पहुंचाना चुनौती से कम नहीं है। हालांकि अभी ड्रोन से डाक पहुंचाने का प्रोजेक्ट पायलट आधार पर शुरू किया गया है। ड्रोन से डाक को घर घर पहुंचाने की दिशा में ऐसा कदम उठाने वाला मंडी डाकघर देश का पहला पोस्ट ऑफिस बन गया है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने स्थानीय निकायों में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा समिति की बैठक में सामने आए मामलों के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से राशि की वसूली दंडात्मक ब्याज सहित की जाएगी। विधानसभा समिति की समीक्षा में सामने आया है कि 31 मार्च 2025 तक पंचायती राज संस्थाओं में कुल 50.68 करोड़ रुपए की राशि वसूली योग्य थी। अभी तक केवल 2.09 करोड़ रुपए की वसूली या समायोजन हो सका है, जबकि 48.58 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लंबित है। सरकार ने इस ढूलमूल रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर सरकारी धन की अनियमितता पाई गई है, उनसे पूरी राशि दंडात्मक ब्याज सहित वसूल की जाएगी। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि वसूली प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अगली खबर की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती चुनौतियों और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए हिमाचल में 15 जून को एक बड़े अभ्यास का गवाह बनेगा। राज्य के सभी जिलों में एक साथ आयोजित होने वाली व्यापक मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आपदा प्रबंधन तंत्र की तत्परता को जमीनी स्तर पर जांचा जाएगा। और इस विशेष अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और आईटीबीपी के विशेषज्ञ अधिकारी मार्गदर्शन देंगे, जबकि अर्धसैनिक बलों के जवान भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों का वास्तविक परिदृश्य तैयार कर राहत एवं बचाव कार्य की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने और इसकी विनियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। नए नियम से लंबी तथा मध्यम दूरी के माल परिवहन वाले ट्रकों पर असर पड़ने की संभावना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में खुदरा बिक्री केंद्रों, पेट्रोल पंप डीलरों को आदेश दिया गया है कि वे डीजल की बिक्री केवल वाहनों के टैंक अथवा पैसों, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से अनुमोदित कंटेनर में ही करेंगे। एक दिन में एक ग्राहक वाहन को 200 लीटर से ज्यादा डीजल की बिक्री नहीं करेंगे। ऐसे ग्राहकों के लिए भी डीजल की पुनः बिक्री की मनाही होगी। आदेश में फिलहाल पेट्रोल की खुदरा बिक्री की कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन भविष्य में ऐसे करने की गुंजाइश भी रखी गई है। साथ ही डीजल के साथ इसकी भी जमाखोरी रोकने के लिए कार्रवाई का प्रावधान है। नए आदेश के तहत अब फैक्ट्रियां और बड़ी कंपनियां पेट्रोल पंप से तेल नहीं खरीद पाएगी। तत्काल प्रभाव से कहा गया है कि इस आदेश में कहा गया है कि अब औद्योगिक, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन सिर्फ अपने कंज्यूमर पंप से ही लेना होगा, यानी कि बड़े खरीदारों के लिए पेट्रोल पंप का रास्ता बंद कर दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो शिमला जिला के कुमारसेन में बीती शाम के सड़क हादसे में 28 वर्षीय कविश चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि हादसे के समय कविश गाड़ी में अकेला ही सवार था। यह हादसा वीरगढ़ गांव में पेश आया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के असल कारणों की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर गाड़ी अनियंत्रित होकर कैसे गिरी। अगली खबर की बात करें तो सोलन जिले में एक हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चक्की मोड़ के समीप स्थित एक होटल में अचानक दबिश दी। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक महिला समेत कुल 10 लोगों को अवैध रूप से जुआ खेलते हुए रंगे हाथों से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी 6 अलग-अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, जो होटल के कमरे में जुए की बड़ी महफिल सजाए बैठे थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से दांव पर लगे 78,078 रुपए, नकद, ताश के पत्ते और गैम्बलिंग चिप्स बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और इस मामले में आगामी अन्वेषण गंभीरता से जारी है। अगली खबर की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 जून को राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 14, 15, 16, 17, 18 और 19 जून को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज के स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 4-5 दिनों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो फिलहाल अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।